गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है और जो किसी प्रकार का जो भी कोई एग्ज़ाम होता है उसमें इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। अधिकांश मैं यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ या जिन लोगों को देख रहा हूँ पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह पढ़ा रहे हैं, वो इस टॉपिक को न करके नए टॉपिक्स पे जा रहे हैं जो अपेक्षाकृत सरल हैं या फिर जिनमें समझाने को ज़्यादा है। परंतु ये टॉपिक पहला टॉपिक है। इसके बिना जब तक आपको पता नहीं कि कंक्रीट कैसे आई, कैसे यहाँ पर हमारा जो संविधान है उसकी कंक्रीट या उसकी नींव कैसे बनाई गई, जो संविधान हमारे उस पास वर्तमान में 26 जनवरी 1950 को लागू होकर हमारे पास वर्तमान में चल रहा है, उसकी कंक्रीट लेवल क्या था, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसमें एक एक चीज़ें किस प्रकार से जुड़ी, उसको जोड़ने के लिए जो हमारे को पता चलता है वो भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बात चलती है। पहला हम बात करते हैं साहब, संविधान क्या है। सम प्लस विधान, ऐसे कोई निश्चित विधि और प्रक्रिया जिसके अनुसार किसी राज्य का शासन तंत्र चलाया जाता है वो क्या कहलाता है? संविधान। ठीक है, निश्चित विधि और प्रक्रिया के तहत कोई जिससे राज्य का शासन चलाया जा सकता है कहलाता है संविधान। पहली बात तो ये है कि साहब 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे यहाँ पर कोई संविधान था या नहीं था, या उससे पहले भी शासन तंत्र चल रहा था कि नहीं चल रहा था। हम जब पढ़ते हैं प्राचीन काल के लेखकों के बारे में, इतिहास में पढ़ते हैं तो बहुत सारी स्मृतियाँ, जैसे नारद स्मृति है, मनुस्मृति है, और तीसरा एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, एक किताब है अर्थशास्त्र। इसमें राजा और प्रजा के कर्तव्य, दंड के नियम, इनके बारे में चीज़ें दी गई है, जिसमें साहब बताया गया है नारद स्मृति, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, इसमें बताया गया है कि शासन किस प्रकार से चलाया जा सकता है। ये हमारी शासन व्यवस्था चलती रही, इस आधार पर राजा शासन करते रहे। उसके पश्चात साहब जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई और भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। तराइन के सेकंड युद्ध के बाद भारत में किसका शासन स्थापित हो गया? मुसलमानों का। मुसलमानों के पास भी एक ऐसी किताब थी जिसको कहते हैं शरीयत। शरीयत जो है वो इस्लामिक कानूनों का संग्रह है, जिसमें शासन के नियम, किस प्रकार के उस खराज, खम्स, जजिया और ज़कात जो कर लगाए जाते थे उनकी व्यवस्था दी गई है, किस प्रकार से सारी चीज़ों का बताया हुआ था शरीयत में। जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और बंगाल पर उनका शासन स्थापित हो गया, तब उनके पास उन्होंने देखा आकर, भाई ठीक है, उन्होंने भी सोचा विचारों के बाद हमारे पास भी कोई ऐसी किताब होगी मनुस्मृति, या फिर हमारे पास भी शरीयत होगी। उनके पास न तो मनुस्मृति थी और न ही शरीयत थी, तो उन्होंने देखा कि भाई हमारा ये काम अब नहीं चल पाएगा, तो कुछ ना कुछ हमको बनाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले जो भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है वो बताई जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक का, वो बताई जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। कब से बताई जाती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है साहब, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इस एक्ट की सबसे पहली विशेषता क्या है? इस एक्ट की सबसे पहली विशेषता यह है कि इस एक्ट से भारत में संवैधानिक विकास प्रारंभ हुआ। सबसे पहले भारत में संवैधानिक विकास जो प्रारंभ होता है आधुनिक युग का, वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट से क्या हुआ? भारत में संवैधानिक विकास में ये एक मील का पत्थर साबित हुआ, एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, क्योंकि इसमें पहली बार जो कानून है आधुनिक रूप से उसको एक संहिता के रूप में संकलित किया गया और इसको लाया गया हमारे भारत के सामने। इस एक्ट में साहब पहली बार क्या हुआ कि साहब जो बंगाल का गवर्नर था, उसे बंगाल का जो बंगाल का गवर्नर था उसे
बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, जो पहले पद 1757 से बंगाल का गवर्नर होता था, लॉर्ड क्लाइव जो गवर्नर बने, उसको अब इस एक्ट से क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। और पहले व्यक्ति जो बने वो बने वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में इस सवाल को पूछा गया है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग्स। बहुत ज्यादा एसएससी एमटीएस इन एग्जामों में ये सवाल आया हुआ है, कौन बने थे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा, इस एक्ट की विशेषता इस एक्ट की दूसरी विशेषता यह है कि इस एक्ट द्वारा एक एपेक्स कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। एपेक्स कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो किया गया फोर्ट विलियम कलकत्ता में। ठीक है, एपेक्स कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया और कहां किया गया, फोर्ट विलियम कलकत्ता में। कल परसों ही मैं देख रहा था एक क्वेश्चन में कि साहब 1773 के एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। उसमें दिया था कि साहब एपेक्स कोर्ट की स्थापना हुई 1773 में। एक्ट तो 1773 था, वर्ष था जब स्थापना हुई वो था 1774। प्रावधान किया गया 1773 के एक्ट में, स्थापना की गई 1774 के एक्ट में। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एलिजा इम्पे, वो इसके मुख्य न्यायाधीश बने। दो बातें, पहली बात, ये भारत के संवैधानिक विकास आधुनिक युग में प्रारंभ हुआ, इसलिए पहला बात तो ये रहा। दूसरी बात क्या हुई, इस एक्ट द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तीसरी बात क्या हुई, एपेक्स कोर्ट की स्थापना हुई फोर्ट विलियम कलकत्ता में और जो स्थापित किया गया 1774। एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है, ये था पहला एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद में साहब दूसरा एक्ट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद में आता है 1813 का चार्टर एक्ट। ये दोनों अधिनियम इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से, हम जब कभी क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगला जो एक्ट पढ़ना है हमें बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1833 का चार्टर एक्ट। अब आप देखो कि सब 1833 का चार्टर एक्ट, तो चार्टर एक्ट से आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, चार्टर का क्या मतलब आप समझ गए होंगे। चार्टर, एक टर, दो टर, तीन टर और चार्टर एक्ट। इस प्रकार से चार्टर एक्ट में क्या है, पहली बार इसमें धाराओं का विवरण दिया गया था, इसलिए इस एक्ट को क्या कहा गया, चार्टर एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ, आपको पता है कि 1818 में सहायक संधियां हुई और सहायक संधियों में हमारे भारत का बहुत बड़ा भूभाग जो था वो सहायक संधियों द्वारा अंग्रेजों को सौंप दिया गया, राजाओं द्वारा। अब साहब इसमें क्या हुआ, भारत का क्षेत्र जो था बंगाल के गवर्नर द्वारा संभाला नहीं जा रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा एक क्षेत्र था जो अंग्रेजों के अधीन आ चुका था। अंग्रेजों के अधीन आने के कारण इस एक्ट में क्या हुआ, बहुत सारे सुधार किए गए। पहली बात, इस एक्ट में क्या सुधार किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1718 बहुत बार सवाल आया कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, कौन से एक्ट से बने, 1833 के एक्ट से। कौन बने, इनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, आप सबने नाम सुन रखा होगा इनका। एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य आता है 1829 में, इनके द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा। हम सब ने छठी सातवीं की किताबों में पढ़ा, अगर छठी सातवीं से तक आप पढ़े हुए हो तो। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक
पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक। आ रहा है समझ यहां तक? फिर आगे हम बात करते हैं 1833 के एक्ट की पहली विशेषता। दूसरा जो इसमें प्रावधान किया गया भारत में, दूसरा जो प्रावधान किया गया इस एक्ट में वो किया गया साहब, भारत में दास प्रथा की समाप्ति। दास प्रथा की समाप्ति। दास प्रथा की समाप्ति हम पढ़ते हैं, अकबर ने भी दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इस दास प्रथा की समाप्ति का प्रावधान आप सब लोग बागों ने पढ़ रखा है। प्रावधान तो किया गया था 1833 में, परंतु जो दास प्रथा पर रोक लगाई गई वो 1843 में लगाई गई, और वो काल था लॉर्ड एलनबरो का काल। कौन सा काल था? लॉर्ड एलनबरो का काल था 1843। लॉर्ड एलनबरो के काल में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, प्रावधान किया गया 1833 के एक्ट पर प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड एलनबरो के काल में। तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो आता है एक विधि आयोग का गठन किया गया, एक कानूनी आयोग का गठन किया गया, विधि आयोग का गठन किया गया। इसमें क्या हुआ? विधि आयोग का गठन। कानूनों की समीक्षा के लिए एक विधि आयोग बनाया गया है। कानून किस प्रकार से बनाए जाएंगे, विधि आयोग के बारे में इसमें बात की गई कि कानून किस प्रकार के हो सकते हैं, कानूनों की समीक्षा के लिए, नए नए कानून बनाने के लिए। तो विधि आयोग के एक सदस्य के रूप में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। इसका नाम क्या था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। शिक्षा का जनक कहा जाता है। देखो, ये भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा का जनक तो है, पर आपकी दुर्दशा का भी कारक यही व्यक्ति है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वर्तमान तक बहुत सारे सुधार हो चुके हैं, परंतु जो मूलतः कंक्रीट लेवल पे है और जो नींव है वो इसी पर रखी गई है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति पर। लॉर्ड मैकाले जब भारत आया तो उसने सस्ते क्लर्क बनाने के लिए भारतीयों को, और दूसरा सस्ते क्लर्क बने और दूसरा अंग्रेजों के गुलाम हो या अंग्रेजों की बात मानने वाले एक अलग स्वामी भक्त लेवल बनाने के लिए इसने उनको अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। और आज भी आप देख लीजिए कि इस अंग्रेजी शिक्षा से हमारा जो ग्रेजुएशन किया हुआ व्यक्ति है वो केवल एक सस्ता क्लर्क ही बनता है, और विशेष उसको टेक्निकल जो नॉलेज है, जैसे जापान है, चीन है, इन देशों में जो दी जाती है उस प्रकार की नॉलेज नहीं दे करके हमारे पास क्या है, केवल किताबी ज्ञान है। तो ये लॉर्ड मैकाले जो था उससे क्या की गई, उसने क्या किया, भारत में आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहलाता है कौन? लॉर्ड मैकाले। पहली बात, वाह, लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या बने? भारत के गवर्नर जनरल। दूसरी बात, विधि आयोग का गठन किया गया। तीसरी बात, विधि आयोग के सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले भारत आया, और लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। अगला जो एक्ट पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे, बहुत सिंपल छोटे छोटे से एक्ट हैं, इनमें छोटी छोटी सी चीजें पूछी जाती है कि साहब इस एक्ट में कौन सी विशेषताएं थी। यदि आप एक बार इनको सरसरी नजर से देख लेंगे तो भी इन सवालों को आसानी से कर पाएंगे। 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट द्वारा साहब क्या किया गया है भारत में? इस एक्ट द्वारा भारत में प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। प्रतियोगी परीक्षा जो सिविल सेवा है उसके लिए, सिविल सेवा के लिए क्या किया गया? प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत का प्रावधान सिविल सेवा के लिए। ये भी आप लोगों को याद रहेगा, जो आप यहाँ पढ़ रहे हो, इतना जो सारा का सारा मैटर पढ़ रहे हो घर बैठे, कोरोना काल में भी आपको सब के सब लॉर्ड मैकाले याद करने पड़ रहे हैं। महाराणा प्रताप, अकबर के युद्ध और इनके बारे में सब, चंद्रगुप्त मौर्य कब कब सारी चीजें की थी। इसका कारण भी ये क्या है? 1853 का चार्टर एक्ट, क्योंकि न तो प्रतियोगी परीक्षा आती और न हम तैयारी करने लगते। तैयारी नहीं करते तो हम इनको क्यों पढ़ते? हम तो टिकटॉक के वीडियो ही बना लेते आराम से। चलो खैर आगे बात करते हैं। कौन सा? 1853 का एक्ट जो है, इसमें क्या हुआ? प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई 1853 के एक्ट से। अगला जो एक्ट पढ़ेंगे हम वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक्टों में से एक है, वो है
1858 का भारत परिषद शासन एक्ट। ठीक है, भारत परिषद शासन एक्ट। देखो क्या आवाज, आप सब लोग बागों को सुना हुआ है आपने, 1857 में क्रांति हुई, 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति में क्या हुआ कि हमने यहाँ पर एक विद्रोह किया बहुत बड़ा, और उस विद्रोह से हमें ये पता लगा कि साहब, अंग्रेजों को ये पता लगा कि ये जो शासन व्यवस्था है, जो अब तक जो एक्ट आए थे वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आए थे। आप सब लोगों को ध्यान है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने के लिए आई थी 1600 में, भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और बाद में यहाँ पर क्या करने लगी, शासन करने लगी। अब साहब 1857 में जो क्रांति, उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि ये शासन व्यवस्था बहुत बड़ी हो चुकी है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इसको संभाल नहीं पाएगी। तो इस एक्ट द्वारा क्या हुआ, भारत का शासन सीधे सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चला गया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल पूछा जाता है, किस एक्ट द्वारा भारत का शासन या भारत में ब्रिटिश शासन की प्रत्यक्ष रूप से शुरुआत हुई, वो कौन सा एक्ट है, 1858 का एक्ट। दूसरी बात इससे पूछी जाती है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ, वो भी कौन सा है, 1858 का एक्ट। ठीक है, तीसरा है, इसके बारे में पूछा जाता है, ताज का शासन या क्राउन का शासन अधिनियम जो कहलाता है कौन सा है, 1858 का एक्ट। इसको क्या कहा जाता है, ताज का शासन, ताज का शासन। ठीक है, क्राउन, ब्रिटिश में जो क्राउन पहनता है ब्रिटेन में, वो क्या कहलाता है, उसका जो क्राउन है वो कहलाता है ताज, और वो जो पहनने वाला होता है वही वहाँ का क्या होता है, शासक होता है। इस एक्ट की पहली विशेषता क्या हुई, इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, भारत में ताज का शासन प्रारंभ हुआ। सीधे हम किसके अधीन हो गए, ब्रिटेन की सरकार के, ब्रिटिश सरकार के अधीन जो करने वाला अधिनियम था वो कौन सा था, भारत परिषद अधिनियम। दूसरी बात बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, वो है इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल जो था उसको कहा जाने लगा वायसरॉय। क्या कहा जाने लगा, वायसरॉय। और भारत के पहले वायसरॉय जो बने वो बने लॉर्ड कैनिंग। कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। देखो भारत का में पहला, बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो था लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो था कौन, अभी बताया आपको, वारेन हेस्टिंग्स। तीसरी बात, भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना वो कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के पहले वायसराय जो बने वो कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। चार चीजें हो गई आपकी। लॉर्ड कैनिंग क्या बने, भारत के पहले वायसराय। कौन से एक्ट से, 1858 के एक्ट से। इस एक्ट में दूसरी बात क्या की गई, इसी एक्ट द्वारा भारत में, इसी एक्ट द्वारा क्या किया गया, भारत में एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, भारत परिषद का, जिसका जो हेड होता था वो कहलाता था भारत सचिव। भारत सचिव, पहले भारत सचिव जो बने वो क्या कहलाता था, भारत सचिव। पहले भारत सचिव बने चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड, चार्ल्स वुड ने 1854 में एक वुड डिस्पैच दिया था, उसे आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। ये चार्ल्स वुड पहले भारत के भारत सचिव बने और चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में एक नियमों की संहिता बनाई गई या कुछ सुझाव दिए गए थे, वो जो है वुड डिस्पैच जो है वो क्या कहलाता है, आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, तीसरी बात क्या हुई, इस एक्ट द्वारा सर चार्ल्स वुड की नियुक्ति, और सर चार्ल्स वुड को क्या कहा जाता है, आधुनिक भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा 1854 में। भारत परिषद का गठन, कितने सदस्य थे इस भारत परिषद में, 15 सदस्य। ठीक है, भारत परिषद में कितने सदस्य थे, 15 सदस्य। फिर मैं आपको दोहरा रहा हूं, इस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति, भारत में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ, ताज का शासन या क्राउन का शासन अधिनियम कौन सा, 1858 का एक्ट। इस एक्ट द्वारा एक और महत्वपूर्ण बात है, ताजा ब्रिटिश शासन के अधिनियम के अंतर्गत जो महारानी विक्टोरिया थी, विक्टोरिया जो है वो भारत की भी महारानी बनी। महारानी विक्टोरिया जो है वो भारत की महारानी बनी।
क्योंकि हम डायरेक्ट उनके अंतर्गत आ गए, तो वो हमारी भी महारानी क्या हो गई, महारानी विक्टोरिया हो गई। 4 बिंदु हैं इसके, आराम से आप याद कर सकते हो इनको, और आप आराम से इनको पढ़ के भी देख सकते हो। यहाँ आगे इसके बाद लॉर्ड कैनिंग, बहुत ज्यादा बार पूछा गया सवाल है, ध्यान देना। पहले वायसराय जो कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक है, अगला एक्ट है, बहुत इसमें 2 ही पॉइंट हैं, परंतु 2 ही पॉइंट हैं जो बहुत ज्यादा बार पूछे गए। पहला, इसके बाद जो अगला एक्ट आता है वो 1861 का एक्ट आता है। 1861 की एक विशेषता है पहली कि इस एक्ट द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, हाई कोर्ट जो है उनकी स्थापना का प्रावधान किया गया और 3 हाई कोर्ट बनाए गए, KBC। आराम से याद रख लेना इनको। K फॉर कलकत्ता, B फॉर बंबई और C फॉर मद्रास। मद्रास को आप लोग जानते हो चेन्नई भी कहते हैं। 3 नए कोर्ट बनाए गए, पहला कलकत्ता, 3 नए हाई कोर्ट बनाए गए, पहला कलकत्ता, दूसरा बंबई और तीसरा मद्रास। ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, सीक्वेंस भी पूछ जाती। पहला जो हाई कोर्ट स्थापित हुआ वो हुआ था कलकत्ता, और इनकी स्थापना हुई थी 1862 में। ध्यान रखना इस चीज को। 1862 में पहला जो हाई कोर्ट बना वो था कलकत्ता हाई कोर्ट, दूसरा बंबई और तीसरा मद्रास। KBC इनको याद करने का एक तरीका है, छोटा सा एक ट्रिक है, इसको आराम से आप याद कर सकते हो। ठीक है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इसको हम क्या कहते हैं, चेन्नई कहते हैं। आप आराम से याद रख सकते हो इसको। 3 कोर्ट बनाए गए, 3 नए हाई कोर्ट बनाए गए, पहला कलकत्ता, दूसरा बंबई और तीसरा मद्रास। ठीक है, दूसरी बात नोट कर लें। चलो, इस एक्ट द्वारा भारत में एक पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब आप समझते हो। पोर्टफोलियो सिस्टम कि एक व्यक्ति को एक निश्चित जो काम दिया जाता है वो क्या कहलाता है, उसका पोर्टफोलियो। कि आप जाते हो साहब ऐसे कि अब हमारे वर्तमान में जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, राज्य मंत्री के, फिर उनको विभाग का आवंटन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। नहीं, ऐसा नहीं हो तो कि साहब कि कोई व्यक्ति कैबिनेट है, एक दिन बैठे गृह मंत्री बने, अगले दिन जाकर वो रक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। नहीं, क्योंकि उनको एक निश्चित विभाग आवंटित कर रखा है। जो निश्चित विभाग आवंटित करवाना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो सिस्टम। जो आधुनिक विभागीय मंत्रिमंडल व्यवस्था है उसकी एक पूर्व सूची है। और इस मंत्रिमंडल व्यवस्था या पोर्टफोलियो सिस्टम के जो जनक हैं वो कहलाते हैं लॉर्ड कैनिंग। बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों चीजें इसकी, दोनों महत्वपूर्ण। पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, तीनों की शुरुआत जो हुई है वो कौन से एक्ट से हुई है? इस चीज में तीनों चीजें 1861 के एक्ट, लॉर्ड कैनिंग। इसके जनक भी कौन माने जाते हैं? लॉर्ड कैनिंग के काल में ही सबसे पहली बार हमारे यहाँ पर क्या हुआ, बजट बनाया गया। और बजट में सबसे पहले आयकर लगाने वाले वो कौन थे? विल्सन थे। विल्सन ने प्रावधान किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखते हैं, कभी हम स्ट्रीम पढ़ेंगे तो आपको बता दें। पर यहाँ अपन को याद रखना है KBC, 3 नए हाई कोर्ट बने, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। दूसरा, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई, विभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसके जनक कौन माने जाते हैं? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट हम यहां तक पढ़े। अब इसके बाद में आगे 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट और भारत की स्वतंत्रता अधिनियम, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और मेहनत करते रहिए। एक अटल बिहारी वाजपेयी की 2 लाइनें हैं, इस मुश्किल परिस्थिति में आपको अच्छा लगेगा कि आदमी को चाहिए परिस्थितियों से जूझे लड़े, एक स्वप्न टूटे दूसरा गढ़े। मेहनत करते रहिए और कोरोना काल में जहां तक हो सुरक्षित रहिए। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें यदि आपको ये चीज़ें पसंद आई है। जय हिंद, जय भारत।